वेलकम टू आलम अकेडमी स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद फैज़ आलम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले वीडियो में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इनर्शिया के बारे में बात की थी। ओके, आज हम लोग वी विल टॉक अबाउट मोमेंटम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, and we will also see that how exactly we can derive the Newton's first law with the help of Newton's second law. Okay, so we have to cover all these topics in today's video. So let's start. बच्चों, सबसे पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, we come to know that momentum is equals to mass into velocity. Momentum is denoted by P and that is equals to mass into velocity. Okay, so basically momentum depends upon mass and the velocity of the object. ये किस पे डिपेंड करता है? मास और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। और वी कैन से दैट मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट हमारे पास एक कार है, ओके, और इस कार से हम जा करके, ये रेस्ट में है कार, इस कार से हम जा करके टकराते हैं, क्या होता है? थोड़ी बहुत इंजरी होगी। ओके, नाउ लेट्स से दैट द सेम कार इज देयर but there is a speed in that car. Let's say that it is moving with a speed of 50 km per hour. Okay, now it hits you. ये कार जा करके आपको हिट करता है। अब क्या होगा? सो आप मर भी सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंजरी होगी। ओके, सो अब कार सेम है बट अब इंजरी आपको ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये मोमेंटम की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये मोमेंटम की वजह से हो रहा है। Okay, so momentum is basically it is defined as the quantity of motion. ये क्या बताता है? quantity of motion बताता है और it depends upon mass and velocity of the object. Now if we talk about the SI unit, SI unit के बारे में बात करें, so momentum, SI unit of mass is kg and SI unit of velocity is meter per second. So SI unit of momentum is kg meter per second. Kg meter per second. Okay. Now momentum has magnitude. We all know that momentum has magnitude because if we multiply mass and velocity, अगर हम लोग mass और velocity को multiply करेंगे तो बच्चों हमारे पास कोई ना कोई एक magnitude, एक numerical number आएगा. Okay. And it has also direction. मोमेंटम का क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, वही डायरेक्शन किसका होता है? मोमेंटम का भी होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स क्या? ये क्या बन जाता है? एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ओके, सो इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। हम लोग मोमेंटम को और अच्छे से समझते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक बुलेट है और बुलेट का जो मास है 10 ग्राम है। ओके, और हमारे पास एक ब्रिक है, ईंट है, जिसका मास जो है 500 ग्राम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुलेट ज़्यादा असर करता है या एक ईंट जो फेंका गया वो ज़्यादा असर करता है, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट कि बुलेट ज़्यादा असर करता है। क्यों ज़्यादा असर करता है? क्योंकि बुलेट का जो मोमेंटम होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? क्योंकि इसका जो एक एवरेज स्पीड मान लिया जाए तो इसका 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करता है। और ईंट अगर आप फेंकते हो तो लेट्स से दैट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आपने ईंट फेंका। ओके, सो अगर हम कैलकुलेट करें, अगर यूनिट को नहीं देखें, ऐसे ही कैलकुलेट करें, सो 10 इंटू 30,000 that is equals to 30,000. Okay, and P2 will be equals to 30 into 500 that is equals to 15,000. Okay, so it means that you can see here that P1 is greater than P2. P1 is greater than P2. Even the mass of the object is quite small, quite less in P1 in case of first object. But the momentum is quite high. Okay, so it depends upon the mass. अगर मास सेम है, दो ऑब्जेक्ट का मास सेम है,
तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर v1 ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल p1 इक्वल्स टू एम v1 एंड p2 इक्वल्स टू एम v2। सो अगर v1 ज़्यादा है तो इसका मतलब कि p1 बड़ा होगा, p1 विल बी ग्रेटर दैन p2। ओके, अगर मास सेम है और v1 और v2 में अगर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। ओके, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum means that change in momentum divided by time. So that is called the rate of change of momentum. It is directly proportional to the applied external force on the object. Okay, so F can be written here, change in momentum. Let's say that the final momentum is P2 and the initial momentum is P1. So P2 minus P1, that is, and divided by time. Okay, so F equals to P2 mass. Let's say that the mass of the object is m and the final velocity is v2, and since the object is same, okay, so mass will be same m and the initial velocity is v1. Okay, so by t, F directly proportional to m v2 minus v1 by t. Now we know that change in velocity, rate of change in velocity, that is equals to acceleration. So we can write m into a, or we can write F equals to k into m into a, where k is a constant proportionality m into a. So we get this formula from Newton's second law of motion, F equals to m into a. तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट that is directly proportional to the product of mass and acceleration produced in that object. We have got F equals to m into a, okay, or we can write a that is directly proportional to F and a inversely proportional to m. Okay, so we can say that the acceleration which is produced in the object, that is directly proportional to the applied external force and it is inversely proportional to the mass of the object. So Newton's second law of motion can be defined in different ways. The first way we have seen that the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, external force on the object. Second way we can say that the acceleration produced in the object, it is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the object. And third way we can write that the force which is applied on the object, that is directly proportional to the mass, product of mass and acceleration, product of mass and acceleration. So in these ways we can define the Newton's second law of motion. इन सब तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों हम लोगों ने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की। नाउ वी टॉक अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, तो हम लोग देखते हैं। वी नो दैट F इक्वल्स टू m इंटू ए, ओके, और वी कैन राइट F इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u अपॉन t. A can be written as v minus u upon t. Okay, we cross multiply, so F into t, that is equals to m into v mv minus m into u mu. Okay, now as we know that Newton's first law of motion से हम लोग जानते हैं बच्चों कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहता है until unless we apply any external force on the object. अगर हम लोग फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, okay, let's say that if the force is 0, so what will happen, F into 2t, it means 0 into t, m into v minus m into u. Okay, so this is 0 mv minus mu.
or we can change the place of mu. So mu will be equals to m into v. Okay, mass is same, so u equals to v. So if let's say that u initial velocity of the object is 0, so v, if u is 0, v will also be equals to 0. It means if the object is at rest and the force is 0, so the final velocity will also be 0. So it means that the object will be at rest. कोई भी उसमें चेंज, स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा. Okay, and if the force is 0 and there is some initial velocity, let's say that initial velocity is 5 meter per second. So from here we can write final velocity will also be equals to 5 meter per second. इसका मतलब कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी भी होगी. ओके, सो जो कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताता है. तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं, जो कि अक्सर बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है. ठीक है बच्चों, अगर आपने ये सारा टॉपिक्स आसानी से समझ लिया हो, so share it with your friends as well and do not forget to subscribe the channel. Okay, thank you very much.